हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फाइलों में सिर गड़ाए और लगातार काम करती ममता को वक्त का पता ही नहीं चला। शाम के 5 बज गए तो अनिकेत उसकी टेबल के पास आया। थोड़ी देर तक तो उसको काम करते देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ममता आज चलना नहीं है क्या? छुट्टी हो गई। ममता ने जल्दी जल्दी फाइलें समेटकर मेज पर रखी, रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछा, अपने मोबाइल में टाइम देखा, फिर बैग संभालती हुई उठ खड़ी हुई। अनिकेत ने कहा, चलो ममता, तुम्हें छोड़ देता हूँ। ममता गंभीरता से बोली, नो थैंक्स, मैं बस से चली जाऊंगी। कोई एक दिन तो है नहीं। फिर दूसरी बात, मैं बार बार तुम्हारे साथ जाऊंगी तो लोग बातें बनाएंगे। ममता, लोगों का तो काम ही बातें बनाना है, इस पर तुम क्यों ध्यान देती हो? क्यों ना ध्यान दूं? यही बातें तो जीना हराम कर देती है। आखिर हमें समाज में रहना है तो समाज के अनुसार ही चलना होता है। मन का क्या है? मन के अनुसार नहीं चल सकते ना? क्यों नहीं चल सकते? जिंदगी हमारी है, हम अपने अनुसार चलेंगे। अनिकेत झुंझलाकर बोला, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम पुरुष हो, मैं ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ। घूम फिर कर सारे इल्जाम आखिरकार स्त्रियों पर ही आ जाते हैं। दोनों बातें करते करते सड़क पर आ गए थे। अनिकेत ने कहा, बातें बनाने का तुम्हें इतना डर है, मेरी फीलिंग्स का तुम्हें कोई ख्याल नहीं। तुम्हारी फीलिंग्स धरी रह जाएंगी जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी में भरपूर दहेज लेकर तुम्हारी कीमत वसूल लेंगे। और वो भी छोड़ो, लेकिन जब उन्हें मेरे तलाकशुदा होने की बात पता चलेगी तब तो वो हरगिज ही शादी नहीं करेंगे। तब तुम भी उनके सामने मजबूर हो जाओगे। मैं पहले ही देख चुकी हूँ कि माँ बाप के सामने लोग कैसे मजबूर होते हैं। और वैसे भी शादीशुदा जीवन का सुख ही अगर मेरे जीवन में लिखा होता तो वो भी मुझे बेकसूर क्यों ऐसे छोड़ता? अनिकेत ने ठंडी सांस भरी। ममता, तुम मुझे समझ नहीं पाई। अगर तुमने वाकई में मुझे समझा होता तो ऐसा नहीं कहती। तो इसमें बुरा क्यों मान रहे हो? मैं कोई झंझट नहीं पालना चाहती। और वैसे भी मेरी और तुम्हारी पोजीशन एकदम डिफरेंट है। तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है और मेरे ऊपर जिम्मेदारी ही जिम्मेदारी है। तब तक बस आ गई। ममता जैसे ही बस पर चढ़ने को हुई, अनिकेत ने उसको रोक लिया। प्लीज ममता, तुम मेरे प्यार को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? अनिकेत, तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा अलग। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी टेंशन में रहती हूँ और तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है वो भी मालूम हो जाएगा। याद रखो, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। ऐसा कहकर ममता आगे बढ़ गई और अपनी बस के आते ही उस पर बैठकर चली गई। अनिकेत देखता ही रह गया। उसको इस शहर में काम करते हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। इन 2 वर्षों में वो लगातार ममता को देखता रहा है। शांत सौम्य साधारण रंग रूप की ममता हल्के सांवले रंग की थी, लेकिन उसके शांत चेहरे के पीछे एक गहरी वेदना छुपी थी जो उसकी गहरी काली आंखों में आकर ठहर गई थी। ना तो वो किसी से ज्यादा बात करती थी और ना ही हिलती मिलती थी। अपने चारों तरफ उसने मौन का एक अभेद कवच बना रखा था। इसी बात से चिढ़कर उसके सहकर्मी उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते थे। कई बार ऐसा होता कि वो अंदर आ रही होती तो उसके बारे में बातें करते लोग चुप हो जाते, फिर हवा में तैरते जुमले उसके कानों में जहर भर देते। यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो? ऐसी औरतें सावित्री बनने का ढोंग करती हैं, पर सबसे ज्यादा लूज कैरेक्टर तो यही होती है। कोई पार्टी वार्टी होती तो ममता कन्नी काट लेती। नतीजा यह हुआ कि वह सबसे अलग थलग हो गई थी और सबकी तानाकशी का शिकार भी होने लगी थी। हर कोई उनके निजी जीवन में घुसकर जानना चाहता था कि वो कुंवारी है या तलाकशुदा है या विधवा है, क्योंकि शादीशुदा जीवन की कोई निशानी, बिछिया, सिंदूर, मंगलसूत्र वगैरह वो पहनती ही नहीं थी। ऑफिस में उसका व्यक्तित्व रहस्यमय ही बना रहा। केवल अनिकेत ही उसके बारे में जानता था। उसने किसी को भी नहीं बताया। ममता बस से उतरकर अपने घर की तरफ चल दी। घर मेन रोड से थोड़ा दूर पड़ता है। अगर वो रिक्शा से जाए तो 10 रुपए पड़ेंगे, इसलिए वो पैदल ही चली जाती है। इस प्रकार रोज आने जाने में 20 रुपए बचा लेती है। रास्ते में 2-3 तंग गलियां बिल्कुल सुनसान पड़ती है। एक गली मुड़ती है, उसके कोने में एक खंडहर सा प्लाट पड़ा है। वहां दिन में भी सन्नाटा रहता है। गली की शुरुआत में ही एक पान की दुकान है।
वहां 4-5 लफंगे टाइप के युवक जमे रहते हैं। जैसे ही ममता उस गली में घुसी, उन युवकों की अश्लील नजरें उसके जिस्म का एक्सरा सा करने लगी। एक युवक ने पुड़िया पिच से गली पर थूक कर उसे रंगते हुए अपने पीले दांत दिखाते हुए कमेंट किया, यार हम पर भी नजरें इनायत कर दो, दिन भर दो नैन मटक्का करके आती हो, यहाँ सावित्री बनती हो। और बाकी युवक अपने साथी के कमेंट पर हो करके हंस पड़े। ममता लंबे लंबे डग भरती चलने लगी थी। गली के नजदीक आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। ये जगह सबसे खतरनाक थी क्योंकि इस प्लॉट के बाद आगे 2-3 प्लॉट बिल्कुल खाली पड़े थे। आबादी दूर थी, कोई घटना होने पर कोई सुनने वाला भी नहीं था। रात में खा पीकर ममता लेट गई, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। ये भी कोई जीवन है? हर समय भय के साये में जी रही थी। पूरे घर की जिम्मेदारी की चक्की में पिसते हुए अनिश्चित भविष्य की स्थिति थी। ममता की शादी 2 वर्ष पूर्व एक सामान्य परिवार में हुई थी। डबल MA कंप्यूटर प्रशिक्षित गृह कार्य में दक्ष ममता को ससुराल में सबसे मान सम्मान मिला, पर पति अमित ने कभी भी उसे प्यार सम्मान नहीं दिया। उसने अपने माँ बाप के दबाव में शादी कर ली थी, पर वह उसे कभी अपना नहीं सका। साल भर बाद ही उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली, जो बहुत ही खूबसूरत थी। अमित गैर जात के कारण उससे शादी नहीं कर पाया था। उसके बाद सास ससुर का रवैया भी बदल गया। वे धीरे धीरे उसे प्रताड़ित भी करने लगे। दुखी होकर ममता ने तलाक के लिए अर्जी लगाती, जिसे उसके पति ने शहर से स्वीकार कर लिया। अब तलाकशुदा होकर वह अपने मायके में रह रही थी। मायके की स्थिति भी कमजोर थी। पिता पैरालिसिस से ग्रस्त होकर व्हील चेयर पर आ गए थे। उसकी शादी में लिया गया कर्जा भी नहीं निपट पाया था। तभी पिताजी बीमार पड़ गए, नौकरी चली गई, दवा में पैसे लगने लगे। एक छोटा भाई था जो पढ़ रहा था, कमाने वाला कोई नहीं था। ममता ने नौकरी की तलाश शुरू की तो उसको अपने पिताजी वाली क्लर्क की नौकरी मिल गई। हर महीने की सैलरी आने लगी तो गृहस्थी की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई थी। भाई दूसरे शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसकी पढ़ाई भी नहीं रुकी। उसका जिम्मा अब ममता ने ही ले लिया था, नहीं तो पढ़ाई बंद करके काम पर लगने वाला था। इसी दौरान काम करते करते ममता अनिकेत के संपर्क में आई। अनिकेत अच्छा लड़का है, पर क्या उसके माँ बाप तलाकशुदा बिना दहेज के साधारण रूप वाली लड़की को अपना सकेंगे? उसके ख्याल से तो कभी नहीं अपनाएंगे। फिर क्या फायदा है उससे ज्यादा बात बढ़ाने से? ऐसे बंधन से क्या फायदा जिसकी कोई मंजिल नहीं? लेकिन इश्क इन बातों को नहीं मानता है, वो तो होकर ही रहता है। ममता भी इश्क में डूबी है, पर वो कभी जाहिर नहीं करती है और ना ही कभी करेगी। पर समाज के लोग उसे जीने नहीं दे रहे हैं। वो तलाकशुदा हो गई तो लगता है जैसे उसने कोई गलत काम किया है। उसे ऐसे ही निगाहों से लोग देखते हैं। गली के लफंगे युवकों की बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही हैं, जिनको झेलना मुश्किल है। ना तो वो किसी से कह पा रही है और ना ही सह पा रही है। अगर वो कहेगी तो लोग उसी की गलती रखेंगे और उसी को बदनामी सहनी पड़ेगी। मन में आता है कि पुलिस में रिपोर्ट करवा दें, तो भी उसे अपनी हंसी का डर है। पूरे मोहल्ले में लोग पहले से ही तरह तरह की बातें बनाते हैं। इन्हीं घुटन भरी बातों में विचारों के झूले में झूलते झूलते फिर उसे नींद आ ही गई। सवेरे ममता जब ऑफिस जाने के लिए निकली तो माँ बोली, बेटी ये दवाएं भी लेती आना। माँ दिन में डॉक्टर से दवा लाई थी तो कुछ दवाइयां नहीं मिली थी। ऑफिस में आज कुछ ज्यादा काम की वजह से 2 घंटे ज्यादा रुकना पड़ा था। ममता जब बाहर निकली तो अंधेरा घिरने लगा था। इसके बाद उसने 2-3 मेडिकल स्टोर में खोजकर दवा खरीदी, फिर घर के लिए बस पकड़ ली। आज गली में पहुंची तो दुकान में भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। उस भीड़ के आकर्षण का केंद्र उस इलाके का छटा हुआ गुंडा रंगनाथ था। कई जुर्मों के मुकदमे उस पर चल रहे थे। राजनीतिक जान पहचान भी थी। जेल में आना जाना लगा रहता था। रंगदारी से लेकर वो हर जुर्म करता था। पूरा इलाका उससे डरता था। आज भी रंगदारी के सिलसिले में आया था। उसकी शक्ल देखकर ममता बहुत ही डर गई और वो वहां से जल्दी जल्दी गली के अंदर दाखिल हुई। इस गली में आते ही उस पर दहशत सवार हो जाती थी और आज वैसे भी डरावना माहौल बन चुका था। एक साथ इतने लोगों को गली के मुहाने पर जमा देखकर वो पहले ही डर गई थी। ऊपर से जब वो गली में घुसी तो आज लाइट भी नहीं थी। जब उसने अपने पीछे आती पदचापों को सुना तो वो भयभीत हो उठी।
गली अंधेरी और सुनसान थी। वो और जोर जोर से चलने लगी, लेकिन गली के मोड़ वाले प्लाट तक आते आते उसे 2-3 लोगों ने आखिरकार घेर ही लिया। अब उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं रही। वो चिल्लाने लगी, मगर एक युवक ने उसका मुंह दबा दिया और उसी प्लाट में ले गया। उसे धमकाने के लिए उन्होंने चाकू निकाल लिए थे। ममता भी अब अपनी जान का मोह छोड़कर अपनी रक्षा के लिए हाथापाई पर उतर आई थी। उसने उस युवक के हाथ से चाकू छीनना चाहा और युवक ने अपनी ओर खींचा। तभी लाइट आ गई। इस छीना झपटी में चाकू उस युवक की गर्दन में धंस गया। ये देखकर बाकी युवक ममता पर आक्रामक हो उठे। ममता ने जब उस युवक की गर्दन से खून निकलते देखा तो वो डर के मारे थर-थर कांपने लगी। अब ममता को अपने सामने अपनी मौत नाचती दिख रही थी। तभी सबने आश्चर्यचकित होकर देखा कि रंगनाथ भूत की तरह वहां प्रकट हुआ। कड़कदार स्वर में उसने कहा, यह क्या हो रहा है यहाँ? फिर ममता की तरफ घूमकर बोला, और तुम यहाँ क्या कर रही हो ममता? जाओ घर, तुम यहाँ से जाओ, मैं देखता हूँ। ममता वैसे ही खड़ी थी। रंगनाथ ने फिर उसे डपटा, जाओ। अब ममता को होश आया। वो भाग खड़ी हुई। घर पहुंचकर उसने दवा अपनी माँ को दी और तबीयत खराब होने की बात कहकर चादर ओढ़कर लेट गई। उस रात ना तो उसने कुछ खाया पिया और ना ही पूरी रात सो पाई। वो दहशत में थी। दूसरे दिन की उसने छुट्टी ले ली। फोन करके उसने अपनी तबीयत खराब होने के बारे में बताया। सवेरे सुनने को मिला कि रंगनाथ ने किसी लड़की के चक्कर में एक युवक को मार दिया है, जो गंभीर हालत में भर्ती है। रंगनाथ को पुलिस पकड़ कर ले गई। शाम को ही रंगनाथ जमानत पर छूटकर आ गया। दूसरे दिन सवेरे सवेरे ममता की माँ ने कहा, बेटी तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो दवा ले आ। वह उसके लिए चाय बनाकर ले आई थी। ममता ने कब उठाया ही था कि रंगनाथ 2-3 गुंडों के साथ वहां आ धमका। ममता उसे देख डर गई। उसकी माँ और उसके पिता भी आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे थे। ममता के मुंह से कोई बात नहीं निकली। उसके सफेद पड़ गए चेहरे को देखकर रंगनाथ ने अपने भारी स्वर को नर्म बनाते हुए अपने साथियों से कहा, अरे तुम लोग बाहर जाओ, देखो ममता कितना डर गई है। फिर ममता की तरफ मुड़ते हुए बोला, ममता मेरी बहन, तुम डरो मत। उसके मुंह से बहन शब्द सुनकर ममता चौंक पड़ी। उसे यकीन ही नहीं आया कि उसके मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया अहिंसा की बातें कर रहा हो। रंगनाथ उसके नजदीक आकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, अपने भाई के होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तो तुमको केवल यही बताने आया था कि शायद तुम जानती हो या ना जानती हो, मगर मैं तुम्हें खूब जानता हूँ और मैंने तुम्हारा इल्जाम अपने सिर लेकर जो तुम्हें बचाया है वो कोई एहसान नहीं किया, बल्कि तुम्हारा एहसान उतारा है। ममता के पीछे खड़ी उसकी माँ चकित होकर सुन रही थी। रंगनाथ कहे जा रहा था, याद है वह दिन जब तुम्हें एक लड़की स्टेशन पर मिली थी? ममता को याद आया जब उसके पिताजी को पैरालिसिस का अटैक पड़ा था तो वो बड़े अस्पताल में उन्हें भर्ती कराकर मां के साथ लौटकर आई थी। तो स्टेशन पर उसने एक लड़की को देखा था। वो लड़की एक बेंच पर बैठी थी और रोए चली जा रही थी। जब उससे देखा नहीं गया तो वो उसके पास पहुंची और उसके रोने का कारण पूछा। पहले तो उसने कुछ बताया ही नहीं। फिर बाद में उसने बताया कि उसका प्रेमी उसे धोखा देकर भाग गया था और वो उसी के इंतजार में बैठी थी। उसने उस लड़की को स्टेशन पर बुलाया था। वो शाम तक बैठी रही लेकिन वो नहीं आया। अपने भाई से वो बहुत डरती थी। उसने ममता को अपने भाई का नाम भी बताया था, लेकिन कोई मतलब नहीं होने के कारण फिर ममता नाम भूल गई थी। उसके बाद अचानक वो रेल की पटरियों की तरफ चल पड़ी थी। ममता को उसके इरादे ठीक नहीं लगे। वो भी उसके पीछे पीछे गई और जब वो आती हुई ट्रेन के सामने कूदने वाली थी कि ममता ने उसे पकड़ लिया था। ममता बराबर उसके साथ रही थी, उसे अपने घर लेकर आई थी, उसे समझाया बुझाया था और उसके घर भी छोड़ आई थी। उसकी माँ के सुपुर्द करके आई थी। ममता ने प्रश्नवाचक निगाहों से रंगनाथ की तरफ देखा। वो लड़की मेरी बहन थी। रंगनाथ ने बताया, मेरी बहन ने मुझे डर के कारण कुछ नहीं बताया था। माँ से मुझे सब बात पता चली। फिर मैंने उसी लड़के से उसकी शादी करवाई जिससे वो करना चाहती थी। अब वो अपनी ससुराल में है और बहुत खुश है। वो सब तुम्हारे कारण हुआ था। आज मैं देख रहा हूँ कि मेरी बहन का जीवन बचाने वाली खुद अपनी जिंदगी जीने के लिए जूझ रही है। बहन बुरा मत मानना, ये समाज ऐसा ही है।
मैं भी कभी बहुत भला आदमी हुआ करता था, लेकिन मुझे गुंडा किसने बनाया? इसी समाज ने। जब मैं एक एक रोटी को दर दर भटकता था तब कहीं रोटी नहीं थी, और आज जबकि मैं एक गुंडा हूँ तो दौलत शोहरत मेरे आगे पीछे घूमती है। तुम्हें अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। आराम से अपनी ड्यूटी करो। ऐसा कहकर वो वहां से निकल गया। पूरे मोहल्ले में अब एक नई ही हवा चलने लगी थी। पीछे ममता के लिए लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे कि रंगनाथ की उस पर कृपा दृष्टि है, ओह रंगनाथ की महबूबा है। अब लोग उससे घबराने लगे थे। अब उसने आश्चर्यजनक परिवर्तन देखा। जब वह जाती थी तो अब गली में कोई उसकी तरफ निगाह नहीं डालता था। दुकान पर सभी चुपचाप खड़े रहते थे। चौथे पांचवें दिन रंगनाथ कभी कभी उसके घर का चक्कर लगा जाता था। अब उसकी पूरे मोहल्ले में खूब बदनामी थी, लेकिन उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। वो बहुत ही सुकून में थी। ममता ऑफिस में बैठी हुई अपना काम कर रही थी कि तभी अनिकेत उसके पास आया। आज ममता में जबरदस्त परिवर्तन देखकर वो हैरान रह गया। आज वह नीचे सिर झुकाए हुए डरी डरी सी बातें नहीं कर रही थी। अनिकेत ने उससे पूछा, ममता बताओ मेरे बारे में क्या सोचा है? ममता ने निडर होकर जवाब दिया, तुम्हें मेरी बदनामी के बारे में पता है? मैं एक लूज कैरेक्टर वाली लड़की हूँ और एक गुंडे के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। अनिकेत ने कहा, मुझे सब पता है। लगातार 2 सालों तक तुम्हारे साथ काम करते हुए मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं शादी सिर्फ तुम्ही से ही करना चाहता हूँ। अनिकेत ने दृढ़ स्वर में अपना फैसला सुनाया। अनिकेत और ममता ने कोर्ट मैरिज कर ली। गवाही में रंगनाथ और उसके 2 साथी थे। ममता बहुत खुश थी। आज उसे अपनी मंजिल मिल गई थी और वो मन में ही सोच रही थी कि यह समाज ऐसा ही है, उन्हें हर बात में कहना ही है, लेकिन जहाँ पर ताकत की बात आती है वहाँ पर नरम पड़ जाते हैं। और दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। जिन्हें अपना और अच्छा समझो वे खराब निकलकर जीवन नरक बना देते हैं। जिन्हें खराब और समाज की निगाह में गिरा समझो वही जीवन को सुखमय बना जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।